सेकंड थिंग कि अब जो है वो स्टैटिक पेजेस का या सिर्फ जेएसपी टू जेएसपी या जेएसपी टू सर्वलेट, इसके थ्रू वेबसाइट डेवलपमेंट का टाइम नहीं है, या आज के टाइम में वो यूज नहीं हो रहा है, वो आउटडेटेड हो चुका है। आज के डेट में मार्केट में क्या यूज हो रहा है? मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर फ्रेमवर्क्स। उन फ्रेमवर्क्स में भी कई सारे फ्रेमवर्क्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो पुराने फ्रेमवर्क हो चुके हैं, लाइक आपका स्टर्स फ्रेमवर्क का भी यूज हुआ करता था, जो कि 2007 में आउटडेटेड हो चुका है। अभी जो करंट लेटेस्ट जो आपका चल रहा है वो स्प्रिंग बूट है। स्प्रिंग बूट अपने विल ट्राई की, अभी तो वेरी फर्स्ट एक दो क्लासेस हुई स्प्रिंग की, ठीक है, जहां आपने इंस्टॉलेशन एंड इन्वायरमेंट सेटअप के रिलेटेड अभी आपने स्टडी किया है। धीरे धीरे इसके कोर कंसेप्ट में जब हम लोग बढ़ेंगे, तो एक टाइम पे आप इतने कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि आप इजीली इसमें अपने वेबसाइट्स को बना सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें, और जो जिन सेक्शंस में हमने इनको डिवाइड किया है, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ एसटीएस, दैट वी हैड ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस क्लासेस। नेक्स्ट इज इनेबल वेब प्रोग्रामिंग इन एसटीएस। वेरी फर्स्ट टाइम जब आप एसटीएस इंस्टॉल करेंगे, मे बी इट इज़ नॉट इनेबल्ड फॉर द वेब प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए आपको प्लगइन ऐड करना है। वो कैसे करना है, दैट विल सी। इसके बाद दो बहुत ही एडवांस कंसेप्ट हैं इसके। एंड आप जब किसी कंपनी में बैठेंगे, तो मोस्टली स्प्रिंग बूट का नाम आते ही वो आपसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, लूजली कपल्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ये चीज़ें आपसे ज़रूर पूछेंगे। इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ ऐड की है। ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद हम देखेंगे एक डेमो ऑफ ए लॉगिन फॉर्म। अब जो है हम लोगों ने बेसिक स्टार्टर प्रोजेक्ट देख लिया था। अब सीधे हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे कि कोई लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाना हो, उसका कंट्रोलर कैसे बनाएंगे। और स्प्रिंग बूट जो है कई सारे एनोटेशंस प्रोवाइड करता है। उन एनोटेशंस को स्टडी किए बगैर आप डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं स्प्रिंग बूट में। सो विल स्टडी दैट एनोटेशंस। हम लोग ये देखेंगे कि अपना एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कहाँ पर हमारे कंट्रोलर रहेंगे, कहाँ हमारे मॉडल्स रहेंगे, कहाँ पे व्यू पेजेस रहेंगे, कहाँ पे हमारा जो है वो रिपोजिटरी रिलेटेड फाइल्स रहेंगे, कहाँ पे हमारे इंटरफेस होंगे और उनके इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कहाँ पे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को एक बार हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है। एनोटेशंस जो है वो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग धीरे एक एक करके सारे एनोटेशंस को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद फिर हम लोग आएंगे इसमें कि जेपीए या जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज करते हुए कैसे आप डेटाबेस के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं, और आपके फॉर्म्स का इंटरेक्शन जो है वो डेटाबेस के साथ होता है, यानी कि डायनेमिक फॉर्म्स बनाना है हमें। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे रेस्टफुल वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज आज के डेट में द हाई डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपको आप वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको वेब एपीआई, वेब सर्विस एपीआई, इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से स्टेटस कोड मेंटेन होते हैं, डेटा का शेयरिंग कैसे किया जाता है, डेटा को सिक्योर्ड फॉर्म में कैसे शेयरिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें वेब सर्विसेज दैट विल स्टडी। नेक्स्ट इज रिवीजन क्लासेस ऑफ ओवरऑल टॉपिक। जितने भी 10 टॉपिक ऊपर आप देख रहे हैं, एक बार इन सब को हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट में। ठीक है। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ऑल्दो जब हम लोग स्प्रिंग बूट एनोटेशंस पढ़ेंगे, तो हम लोग क्रड एप्लीकेशन जरूर करेंगे। यानी कि कोई एक, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट या स्टूडेंट मैनेजमेंट, इसका एक डोमेन लेकर हम लोग इसमें क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। ठीक है। सो लास्ट टाइम हम लोग ने जो स्प्रिंग बूट के बारे में स्टडी किया कि स्प्रिंग बूट है क्या। देखिए, स्प्रिंग बूट के पहले जो है ना, स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क आया था। तो स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क, एमवीसी इज बेसिकली मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। लेकिन स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क ने काम थोड़ा आसान किया। पहले से जो सर्वलेट वगैरह की चीज़ें जो हो रही थी उसको बेटर वे में किया, बट कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते थे। ठीक है। तो इन चीज़ों को
हटाया गया और स्प्रिंग बूट को मार्केट में लाया गया। दैट इज बेसिकली एन इन्हेंसमेंट इन स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग एमवीसी में जो आप काम करते हैं वो सारे स्प्रिंग बूट में उसी को करते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे तथा कुछ और चेंजेस के साथ स्प्रिंग बूट को और बेटर बनाया गया। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल जो थी लास्ट क्लास में, जो आपने देखा था कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल जो थी उसमें आप सिंपली की वैल्यू पेयर में वैल्यू दे रहे हैं और चीज़ें आपकी कॉन्फ़िगर हो जा रही है। सर्वर का पोर्ट अगर चेंज करना हो आपको, आप सिंपली सर्वर डॉट पोर्ट लिखते हैं, पोर्ट नंबर लिखते हैं, दैट्स ऑल। बाकी स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके बेसिस पे चेंजेस करता है इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो जो सेम एप्लीकेशन आप स्प्रिंग एमवीसी में जैसे बना रहे थे वही स्प्रिंग बूट में भी है। यानी कि अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई ये पूछे या इंटरव्यू में कि आपने स्प्रिंग एमवीसी पे काम किया है या स्प्रिंग बूट पे काम किया है, आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग बूट इज बेसिकली इन्हेंसमेंट ऑफ स्प्रिंग एमवीसी, और जो कोडिंग हम लोग स्प्रिंग एमवीसी में कर रहे थे वही हम लोग स्प्रिंग बूट में भी कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे चीज़ें आसान कर दी गई है स्प्रिंग बूट में। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि स्टार्टर फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। स्प्रिंग ने अपनी साइट्स पे स्प्रिंग बूट के लिए स्टार्टर फाइल्स का ऑप्शन दे रखा है, जहां आप सिंपली डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, आपके पास एक जिप्ड फाइल आ जाती है। उस जिप्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं एसटीएस टूल में। ठीक है, सो स्प्रिंग अब कुछ जैसे हम लोग और देख लेते हैं। एक तो हमने देखा कि स्प्रिंग एमवीसी जो है उसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी थी, स्प्रिंग बूट में वो आसान कर दिया गया। स्प्रिंग एमवीसी में हमें एडिशनल सर्वर की ज़रूरत पड़ती थी। एडिशनल सर्वर जैसे जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसको रन करने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टॉमकेट सर्वर हो गया, जेटी सर्वर हो गया। ठीक है, तो इन सर्वर्स को आपको एडिशनली ऐड करना पड़ता है। स्प्रिंग बूट में इनबिल्ट सर्वर है आपका, एम्बेडेड सर्वर है स्प्रिंग बूट में, यानी आपको अलग से सर्वर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग चाहें तो देखिए, वैसे तो इसका रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी आपको, बट आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लेकर। तो पहला तो ये हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आसानी हो गई। स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमवीसी में डिफरेंस बता रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे। तो स्प्रिंग एमवीसी से जब स्प्रिंग बूट में गया तो कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे चीज़ें आसान हो गई, बेटर बना दी गई है। दूसरा है कि स्प्रिंग एमवीसी में एम्बेडेड सर्वर नहीं था, स्प्रिंग बूट में आपका एम्बेडेड सर्वर है, यानी आपको अलग से कोई सर्वर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम भी आपका स्प्रिंग बूट कर देता है। ठीक है, आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन। सर। यस सर, बताइए। अभी प्रैक्टिकल वर्क का स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है। ठीक है, सो स्प्रिंग बूट पे जब काम करते हैं हम लोग तो हमारे पास ऑप्शंस है कि या तो इक्लिप्स आईडीई यूज करें, या तो स्प्रिंग की जो सपोर्टेड है एसटीएस यानी स्प्रिंग टूल सीट, वो यूज कर लें हम लोग। ठीक है, सो अगर आपको स्प्रिंग टूल साइट इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे। एक साइट है https://springo.tools। ठीक है, मैं एक बार अपना कंप्लीट स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गिव मी अ मोमेंट। तो ये एक साइट है spring.io.tools। spring.io.tools में जब आप आते हैं तो यहाँ आपको एसटीएस, ये ऑलरेडी आप पिछले क्लास में देख चुके हैं इसका प्रैक्टिकल्स, मैं जस्ट उसी को आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार लास्ट में पहुँचेंगे फिर आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे। तो जब आप spring.io.tools में आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन अपीयर होता है, देखिए, जहाँ पर आपके पास अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए आपको स्प्रिंग टूल्स आईडी इंस्टॉल करने का, डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। तो हमें एस टी एस फॉर एक्लिप्स में अगर आपका विंडोज़ इन्वायरमेंट है तो विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, अगर आपके पास मैक का है तो मैक का करना है, और लिनक्स इन्वायरमेंट है तो लिनक्स की टार फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके सामने एक एस टी एस डॉट, उसके आगे कुछ वर्जन लिखा होगा, उसकी जार फाइल डाउनलोड होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से।
ये देखिए, इस तरह से एक जार फाइल आपके पास डाउनलोड होगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एसटीएस की एक जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसको अब आपको डबल क्लिक करके जैसे ही डबल क्लिक करते हैं उसकी अनपैकिंग शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने अपीयर होगा और अनपैकिंग होने के बाद आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा इस तरह से, एसटीएस और उसके रिलीज के नेम से। ठीक है, एक इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर आपको एक स्प्रिंग टूल साइट का आइकन होगा ग्रीन कलर का। देखिए, ये आपका जो है इस तरह का, जैसे ही आप इसे अनपैक करते हैं एक इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर आपको एसटीएस एक आइकन रहेगा। इस एसटीएस आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक, उस एसटीएस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक लॉन्च स्क्रीन आएगा स्प्रिंग टूल साइट का। लॉन्च स्क्रीन जैसे ही आएगा ये आपसे एक वर्कस्पेस लोकेशन की डिमांड करेगा। वर्कस्पेस लोकेशन बेसिकली एक फोल्डर होता है, ठीक है, जहाँ पे आप उस एसटीएस में जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो उस फोल्डर में आपको स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है, आप कोई एक फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का विंडो अपीयर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं लॉन्च पे क्लिक कर रहा हूँ एक आपके सामने जो है विंडो अपीयर हो जाएगा स्प्रिंग टूल साइट का कुछ इस तरह का, जहाँ पर आपके पास कुछ मेन्यूज रहेंगे। इट इज़ सिमिलर टू इक्लिप्स। आपके पास कुछ मेन्यूज रहेंगे। ठीक है, आपके सामने कंसोल रहेगा, आपके सामने लेफ्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन रहेगा। तो तो ये कुछ मेन्यू और बटन है जो कि लगभग सारे आईडीज में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगा। इन विंडो के अपीयर होने के बाद जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम एक हेलो वर्ल्ड का एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं पहले, प्रैक्टिकल के लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस, बताइए निरूपम। सर जिप फाइल में डाउनलोड तो हो गया है, लेकिन उसमें मात्र 4 फोल्डर है और जो कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें। क्या आपके सामने इस तरह का फोल्डर आया है, इस तरह का स्ट्रक्चर? नो सर, ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ, ऐसा कुछ आया है सर, ये है, वाला चीज। ये आया है। STH। एक। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ठीक है, उसके बाद जब आपका एस टी एस इंस्टॉल्ड हो चुका था देन नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा कि एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू कैसे एक सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक यूआरएल आप लोगों को बताया गया था, start.spring.io। start.spring.io बेसिकली क्या है? इट्स एन इनिशियलाइजर फॉर ए सिंपल वेब एप्लीकेशन इन स्प्रिंग बूट। ये आपको एक बेसिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर देता है आपके स्प्रिंग बूट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जिसमें एक है जैसे मेवन, बिल्ड टूल के लिए मेवन यूज हो रहा है। जावा लैंग्वेज, चूंकि जावा पे काम कर रहे हैं जो लोग कोटलिन और ग्रूबी पे कर रहे हैं वो कोटलिन या ग्रूबी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग बूट का स्टेबल वर्जन स्नैपशॉट रहने दीजिएगा, स्टेबल वर्जन सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा मेटा डेटा कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट की, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट का पैकेज स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती है। और स्प्रिंग में जो जार फाइल्स हैं, जो रिक्वायर्ड जार फाइल्स हैं आपके एप्लीकेशन में, वो उन्हें डिपेंडेंसीज के फॉर्म में ऐड करने का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। आज हम उन डिपेंडेंसीज को भी एक बार देखते हैं। ठीक है, आपके पास ये अलग अलग यहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट का पैकेज क्या रहेगा, जावा का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं, इनिशियली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप उनको रहने दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग में आप जिस तरह का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इसने दे रखा है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज ऐड करने का मतलब है कि अगर आपने मेवन सिलेक्ट किया है तो pom.xml नाम की फाइल के अंदर इन डिपेंडेंसीज
का वर्जन की डिपेंडेंसी और उनके वर्जन की डिटेल ऐड हो जाती है। और मैवन रेपोजिटरी से जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो मैं उसके पहले ही बिल्ड करते वक्त ये सारा का सारा जार जो रिक्वायर्ड फाइल्स है जो आपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड किया है, वो डाउनलोड होकर आपके प्रोजेक्ट के वर्क स्पेस में आ जाता है। ठीक है। अब इनमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जब आप वेब रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप स्प्रिंग वेब को ऐड कर लेंगे। ठीक है। अगर आप जेपीए रिलेटेड जावा परसिस्टेंस एपीआई रिलेटेड काम कर रहे हैं, जावा परसिस्टेंट एपीआई क्या होता है कि आप जो डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस करते हैं वो डायरेक्ट क्वेरी के फॉर्म में नहीं करते हैं। आप उसको एक पोजो में, पोजो बेसिकली जावा की क्लास होती है जिसके अंदर आपके कुछ फील्ड्स होते हैं और उनके सेटर्स एंड गेटर्स होते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जावा के उन बीन में उस बीन में उस सेटर गेटर में आप वैल्यू स्टोर करते हैं और ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस में स्टोरिंग का काम करता है। ठीक है। वो हम लोग आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हो गया। इसके अलावा जो है और भी कई चीज़ें इसमें हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड अगर आप वेब में ऐड करना चाहते हैं, वेब सर्विसेज पे काम करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए जो है वो अलग अलग आपको डिपेंडेंसी ऐड की गई है। इनिशियली अभी के लिए आपको मैंने स्प्रिंग वेब इंक्लूड करने को कहा था। अगर आप माई एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं, तो आप माई एसक्यूएल के डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। अगर आप इसी तरह से पोस्टग्रेस पे काम कर रहे हैं डेटाबेस पे, तो पोस्टग्रेस का करेंगे। ठीक है। अगर आप ओरेकल डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप ओरेकल का डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ठीक है। और ओरेकल की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती है आपको। ठीक है। ये था वेब। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने मैंने कहा था कि आप वेब रिलेटेड जो है केवल वो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। कल को अगर आप सपोज़ माइक्रो सर्विसेज़ पे काम करना चाहेंगे, तो उसके लिए फिर आपको यूरेका सर्वर ऐड करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग जो है इसके पास एक रिच सेट ऑफ डिपेंडेंसी है। आज के डेट में आप वेबसाइट्स में जो भी आप यूज करना चाहें उससे रिलेटेड इसने डिपेंडेंसीज आपको दे रखी है। जस्ट आप उन डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कीजिए और उसके बाद रन कर सकते हैं उसको। बाकी कहीं आपको एक्स्ट्रा और कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बाकी थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कहीं यूज़र नेम, कहीं पासवर्ड, कहीं डेटाबेस के यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी, डायलेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नाम की एक फ़ाइल दे रखी है स्प्रिंग बूट ने। ठीक है। इस इनिशियलाइज़र को जब हम लोगों ने किया था, तो हमारे पास एक इस तरह का जार फाइल डाउनलोड हो गया था। ये देखिए, इस तरह का एक जानी सॉरी इस तरह का एक जो है वो कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड हो गया था। ठीक है। जब इस जिप फाइल को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, तो हम लोगों के सामने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना था। उस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, यानी ऑलरेडी एक फाइल सिस्टम बना हुआ है, उसे इंपोर्ट करने का काम हम लोग एसटीएस में कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका यूज करते हुए, जैसे ही आपने ओपन फाइल सिस्टम दिया था, यहाँ पे डायरेक्टरी पेरेंट डायरेक्टरी का लोकेशन इसने पूछा था कि जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसका पेरेंट डायरेक्टरी जो है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप पेरेंट डायरेक्टरी सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है ये उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हुए आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन देता है। इंपोर्ट करते ही आपका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। आपका एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का दिखता है। आप लोग ये सारे काम करके देखिएगा। ठीक है। तो ये आपका था कि जैसे ही आपने वर्क स्पेस सिलेक्ट करने के बाद उसको डाउनलोड किया, अनजिप किया, तो आपका जो है एक इस तरह का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। और ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम के थ्रू आपने उसे इंपोर्ट किया था पेरेंट फ़ोल्डर का पाथ देते हुए। और फिर आपके सामने जब वो इंपोर्ट होकर आया, तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये कि जो आपको जावा फाइल रखनी है वो बेसिकली सोर्स मेन जावा के अंदर रखनी है। जो आपके स्टैटिक फाइल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, उनको आपको सोर्स मेन रिसोर्सेज के अंदर रखना है।
जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे जैसे सर्वर का पोर्ट नंबर हो गया, आपके डेटाबेस के लिए आपका जब आप जेडीबीसी आपने कनेक्शन पढ़ा होगा कभी, अगर जावा में बताया गया होगा आपको, तो आपने देखा होगा कि किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस उस डेटाबेस के पाथ की यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है, प्लस डेटाबेस नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चारों चीज़ों को जो है हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके सामने जो आपका ये एप्लीकेशन रहेगा, उसी के साथ एप्लीकेशन करके जो है आपको एक फाइल बनेगी। ये बेसिकली मेन फाइल होती है। ठीक है। यही इसके अंदर एक मेन मेथड होता है, और उसी वो मेन मेथड जो है बेसिकली वेरी फर्स्ट टाइम रन होता है और आपके जितने भी बीन हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। बीन इनिशियलाइजेशन के बारे में हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। जो आपकी जावा रिलेटेड फाइल्स है वो जेआरई के इस फोल्डर के अंदर रहेगी। मैवन जिस फाइल को डाउनलोड करता है वो मैवन डिपेंडेंसीज के अंदर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा ये सोर्स है, इसके अंदर वेब ऐप नाम का हम लोग फ़ोल्डर बनाएँगे और वहाँ अपने डायनेमिक फ़ाइल्स को रखेंगे। डायनेमिक कंटेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फ़ाइल्स आएगी, जैसे जेएसपी फ़ाइल हो गई। पॉम डॉट एक्सएमएल जो है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अभी जितनी चीज़ें बताई जा रही है, बस आप उतने को ग्रैब करते जाइए। फर्स्ट टाइम है आपके सामने, कन्फ्यूजिंग रहेगा, नो डाउट। बट धीरे-धीरे चीज़ें आपके सामने क्लियर होते जाएगी जब आप प्रैक्टिकल करते जाएँगे तो। ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, पॉम डॉट एक्सएमएल इस तरह से रहेगा, ये बताया था। एक बार आते हैं इसमें। देखिए, ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर था। यहाँ पे जब वेरी फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन को इंपोर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि राइट साइड में मैवन जो है वो उनको डाउनलोड करता है और ये सारे जार्स ये डाउनलोड करना शुरू कर देता है। ठीक है। जब मैंने बताया था कि इसका एम्बेडेड टॉमकिट है, तो देखिए एम्बेडेड टॉमकिट रिलेटेड जो जार है वो देखिए आपका यहाँ पर है। जो आपका टॉमकिट सर्वर रिलेटेड जार्स है वो यहाँ पर है। ठीक है। और इसने कौन सा वर्जन यूज किया है ये देखने के लिए आपको देखिए इसके साथ एक वर्जन नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है। टॉमकिट ईएल एपीआई इसके अंदर 10.1.16 वर्जन ये यूज कर रहा है। ठीक है। इसी यही वर्जन जो है यही नेम आपको यहाँ पॉम डॉट एक्सएमएल में देना होता है जब आप टॉमकिट हाइफन जैस्पर को जो है जब उसकी डिपेंडेंसी आप ऐड करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे एनोटेशन जो है वो आपको स्प्रिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। जैसे कंट्रोलर हो गया। ठीक है। कंट्रोलर एनोटेशन हो गया। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे एट द रेट कंपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है। एट द रेट बीन पढ़ेंगे हम लोग। एट द रेट सर्विस देखेंगे। एट द रेट रिपोजिटरी देखेंगे। एट द रेट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है। ये सब मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग फैमिलियर रहें, पहले से सुना हुआ लगे जब आप इसे यूज करें तो। ठीक है। एट द रेट ट्रांजेक्शन हो गया आप लोगों का। ठीक है। एट द रेट लेजी। एट द रेट टेबल। एट द रेट कॉलम। तो एट द रेट पोस्ट प्री एट द रेट शेड्यूल, ये सारे इस तरह के एनोटेशंस रहेंगे। इनको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। इनिशियल लेवल पे बेसिक नॉलेज के लिए आपके पास ज़्यादा नहीं 15 से 20 एनोटेशंस हैं। एटलीस्ट उनको तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है। तीन चार एनोटेशंस तो देखिए आपके सामने आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि जो मेरा वेरी फर्स्ट क्लास फाइल जो रन करेगा उसके लिए हम लोग एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है एनोटेशन यूज करते हैं। कंट्रोलर्स की मैपिंग के लिए जो क्लास हमारा एज ए कंट्रोलर वर्क करेगा उसके लिए हम एट द रेट कंट्रोलर यूज करते हैं। और उस क्लास के अंदर किसी मेथड से हमें अपनी जेएसपी रिटर्न करने के लिए या डेटा रिटर्न करने के लिए हम लोग मल्टीपल कंट्रोलर बना सकते हैं। उन कंट्रोलर को हम लोग गेट मैपिंग के थ्रू बना सकते हैं। और अगर ये गेट हो गया किसी जावा फाइल को लोड करने के लिए। ठीक है। और इसको अगर हम पोस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा कि फॉर्म से फिर डेटा हमारा लेकर इस मेथड में आएगा। जब जावा टू स्प्रिंग जा रहे हों गेट यूज करेंगे। जब सॉरी जावा टू जेएसपी जा रहे हों गेट यूज करेंगे। जब जेएसपी पे फॉर्म सबमिट करके हमें भेजना हो जावा फाइल में तो हम पोस्ट यूज करेंगे। ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे इन सारी चीज़ों को देखेंगे।
हाँ, तो मैं कह रहा था इसको रन करके पहले देखते हैं। ठीक है। इसको रन करने के लिए आप एप्लीकेशन का जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, उस पर राइट क्लिक करते हैं और रन एज़ स्प्रिंग बूट ऐप करते हैं। मालिनी, अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, तो मुझे कौन सी फ़ाइल यूज़ करनी होगी? सर अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पर पोर्ट तो सर मुझे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट तो ठीक है, उसके आगे हम एक पोर्ट नंबर देते हैं। उस पोर्ट नंबर को हाँ कहाँ एट कॉन्फ़िगर जीरो करते हैं? अच्छा कौन सी फ़ाइल में? सर नहीं पता सर, भूल अ, गए, दिमाग से कोई निकल बात गई। नहीं, कोई बात नहीं। अभी शुरू में होगा ये, अभी 4-5 क्लास तक ये होगा कि आप चीज़ें भूलेंगे। धीरे-धीरे करके सब याद आ जाएगा, ठीक है? ये है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग सर्वर के पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 8080 या 8082 जो भी देंगे, उस पे एप्लीकेशन रन करेगा। क्या नाम है? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल। प्रॉपर्टीज। ओके ठीक सर। है, हाँ। तो अब जैसे मेरा यहाँ 8082 है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही ये देखूँगा कि मेरा एप्लीकेशन जो है वो ठीक है, ये आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, देखिए, मेरे कंट्रोलर में मैंने ये कर रखा है, ये कि अगर ये यूआरएल कॉल हो, तो ये कहाँ चला जाए? ये चला जाए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैं जैसे ही आया, यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बना रखा है, ठीक है? यानी कि आप यहाँ से जो भी हिट करेंगे, जैसे अगर आपने सिर्फ स्लैश लिखा, तो ये भी एक कंट्रोलर की तरह काम करेगा, ठीक है? अगर आपने उसके आगे कुछ लिखा, तो ये उस कंट्रोलर को सर्च करेगा। जैसे हेलो लिखा, तो हेलो सर्च करेगा। लॉगिन लिखा, तो लॉगिन सर्च करेगा। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ ITPCST, ठीक है? तो ये जाकर ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा ये ढूंढेगा, समझिएगा इस चीज़ को, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं जो भी यूआरएल कॉल करूँगा, वो एज ए कंट्रोलर मेरा आइडेंटिफाई होता है। और क्या करेगा कि स्प्रिंग स्प्रिंग क्या करेगा, एक कंट्रोलर, स्प्रिंग कंट्रोलर ये चेक करेगा कि मेरे जिस भी फाइल के ऊपर एट द रेट कंट्रोलर लगा हुआ है, उन सभी, जैसे यहाँ तो हमारे पास अभी एक ही जावा फाइल है, एक ही कंट्रोलर फाइल है मेरे पास, तो ये इसके अंदर सर्च करेगा। अगर मल्टीपल होते तो वन बाय वन उनमें सर्च करता। अभी हमारे पास एक ही है, तो ये सर्च करेगा कि इस कंट्रोलर के अंदर ITPCST नाम का मेरा कोई कंट्रोलर है या नहीं, ठीक है? अगर नहीं है, तो क्या करेगा, वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है? नहीं है। लेकिन अगर मैं बना दूं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक बना देता हूँ ITPCST कंट्रोलर, ठीक है? और चलिए हेलो डॉट जेएसपी ही कॉल कर लेते हैं इसके अंदर से भी। और यहाँ मैं दे देता हूँ कि इनसाइड ITPCST मेथड, ठीक है? अब अब एक बार इसको स्टॉप करके दोबारा रन करते हैं। अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब कि कंट्रोलर को कैसे बनाना है, कंट्रोलर को कैसे कॉल करना है, किसी कंट्रोलर के थ्रू किसी जेएसपी को कैसे कॉल करना है। मेरा फॉर्म अगर कहीं बना हुआ है, जैसे ये इंडेक्स एचटीएमएल, इसके अंदर ये फॉर्म है, ये कैसे कॉल करना है, फॉर्म के डेटा को मुझे सबमिट कैसे करना है अपने कंट्रोलर पे,
हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ देख रहे हैं जो कि किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट हो गया है। कंसोल क्लियर करता हूँ और एक बार फिर से मैं ITP-CST को कॉल करता हूँ। देखिए इसने क्या किया, अब ये इसे ITP-CST नाम का कंट्रोलर मिल गया, ये URL मिल गया इसे। ठीक है, ये यहाँ देखिए इसने ये क्या था, इनसाइड ITP-CST, ये देखिए प्रिंट भी किया। और ये जिस JSP को कॉल कर रहा है उस JSP को भी इसने लोड किया। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने लिखा था हेलो फर्स्ट, आपके सामने देखिए हेलो फर्स्ट अपीयर हो गया। ठीक है, अभी अगर मुझे ऐसा करना हो कि मुझे एक बेसिक फॉर्म जो है वो सपोज बनाना हो। ठीक है, मेरे पास पहले से एक index.html बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। सपोज मेरा कंट्रोलर है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा एक सपोज मुझे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को करना हो। ठीक है, तो मैं करूँगा, सपोज रजिस्ट्रेशन कराना हो मुझे, तो मैं एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाता URL बनाता हूँ, या फिर REG स्टूडेंट, मैं एक कंट्रोलर बना रहा हूँ REG स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब ये क्या करेगा, कॉल करेगा मेरे, चलो इसी नाम से अभी फ़िलहाल मैं एक HTML बना देता हूँ। ठीक है, इस नाम से अभी मैं HTML बना लेता हूँ सपोज। इससे पहले एक और चीज़, आप लोगों ने STS इंस्टॉल किया है, उसमें आप STS में जाकर देखिए, आपके पास प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करने पे JSP फाइल बनाने का ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को या नहीं? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चेक किया था, आपको JSP फाइल बनाने का ऑप्शन दे रहा है? अगर ऑप्शन वो नहीं देता है तो आप क्या कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में भी। ठीक है, सपोज मेरा कोई एक पेज है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नेम लेना है। ठीक है, अभी मैं बस एक ही फील्ड ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी फील्ड ऐड कर सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, अब जैसे क्या है, ये मेरा कॉल हुआ है रे स्टूडेंट डॉट HTML। यहाँ मैंने क्या किया कि सपोज मेरा ये मैंने कॉल किया। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, मेरे पास मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और उससे रिलेटेड ये आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक सिंपल HTML फाइल है। आप यहाँ पे जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाएंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप इसमें बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे तो बूटस्ट्रैप की तरह वो फॉर्म दिखाएगा। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इनिशियल टाइम पे जब आप स्प्रिंग बूट इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने हो सकता है कि JSP का ऑप्शन ना आए ऐड करने का। उस केस में आपको क्या करना है,
वेब डेवलपमेंट टूल जो है वो HTS में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए कहाँ जाना है? हेल्प मेन्यू में इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जावा इंटरप्राइज एंड वेब एप्लीकेशन सर्च करना है। देखिए हेल्प में जाएंगे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाएंगे, एक प्लगइन ऐड करनी होती है HTS में, तो हेल्प में जाएंगे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाएंगे। यहाँ पर आप जो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर रखा है आपने अपने IDE में, वो इंस्टॉल्ड टैब के अंदर दिखेगा। ठीक है, आपको इंस्टॉल्ड टैब में वो दिख जाएंगे प्लगइन जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, और जो आपको इंस्टॉल करना है वो आपको यहाँ सर्च में टाइप करना होगा। मुझे क्या करना है? जावा इंटरप्राइज एंड वेब एप्लीकेशन, ये सर्च करना है। ठीक है, मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए वो दिखाएगा इंस्टॉल्ड वाले टैब में। आपको यहाँ सर्च में जावा इंटरप्राइज एंड वेब करके सर्च करना है, और जो आपके सामने अपीयर होगा वहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा, और आपके पास फिर HTML और JSP ऐड करने का प्रोविज़न भी आ जाएगा। ठीक है।